नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट है हमारा, इसका पद्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को करने जा रहे हैं। हाँ, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है वो लेक्चर नंबर 2 में पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। पद्य शिक्षण का अर्थ क्या था, पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से थे। ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पद्य शिक्षण के पद्य जो काव्य है हमारा, ठीक है, साहित्य का जो एक रूप है, एक विधा है, उसके विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं और इसके सोपान जो है कविता शिक्षण के वो कौन कौन से हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और जो है सबसे पहले जैसे कि पद्य शिक्षण क्या है, साहित्य की एक विधा है, हम सभी जानते हैं। और पद्य शिक्षण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कविता शिक्षण करते हैं, है ना। तो जो कविता शिक्षण है पद्य का, इसको हम काव्य शिक्षण का नाम भी दे सकते हैं और कविता शिक्षण का नाम भी हम दे सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो विशिष्ट उद्देश्यों के अंदर हमारा क्या आएगा कि जो जैसे देखिए किसी भी सब्जेक्ट स्पेशल को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो स्पेशल जो चीज उसके अंदर से निकल के आती है वही चीज जो है वो विशिष्ट उद्देश्य के अंदर हम शामिल करते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी राजनीतिक टॉपिक पर हम कोई कविता पढ़ते हैं, किसी जो है वो वैज्ञानिक विषय को लेकर के जो कविता लिखी गई है उसको अगर हम पढ़ते हैं, किसी नैतिक मूल्यों को लेकर के जो कविता लिखी गई है अगर हम उनको पढ़ते हैं, तो उसका जो एक अर्थ निकलता है, एक विशेष उद्देश्य, जो संदेश जो वो हम तक पहुंचाना चाहता है, उस संदेश के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारा जो उद्देश्य होता है वहां पर जो डिनोट हम करते हैं वो हमारा विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्यों में हम मेनली क्या पढ़ेंगे कि जो है विद्यार्थी क्या किस प्रकार के बच्चे हमें चाहिए, हमें किस प्रकार के उद्देश्यों की हम पूर्ति हम करेंगे। तो देखिए अगर छोटी कक्षाओं में क्या है, जैसे शब्द शक्ति है, शब्द योजना है ना, और छंद है, रस है, अलंकार है, ये सब चीजें छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। लेकिन क्या है, विद्यार्थी जो है वो जैसे बड़े बड़े हाई लेवल पे जैसे बच्चा चला जाता है तो उससे क्या है, जो बच्चे की रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, वो विकसित होती चली जाती हैं। बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो हाई हो चुका होता है और उसमें क्या है, जो बच्चे जो हर एक चीज को वो समझने लगता है, चाहे वो शब्द शक्ति है, चाहे वो शब्द योजना है, चाहे वो रसानुभूति है, चाहे वो आनंदानुभूति है, चाहे जो भी संदेश साहित्य के अंदर लिखा गया है, किसी भी शब्दावली के अंदर लिखा गया है, ठीक है, और किसी भी भाव को लेकर के लिखा गया है, हर चीज को जो है वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, बच्चे का मेंटल लेवल हाई होता चला जाता है, वैसे वैसे वो उसको सीखता चला जाता है। तो देखिए अब हम कविता शिक्षण के खास उद्देश्यों पर आते हैं डायरेक्टली कि पहला इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि जो है सौंदर्यानुभूति और रसानुभूति। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या है, सबसे पहला गुण बच्चों के अंदर क्या है, सौंदर्यानुभूति बच्चे को करवाना, सौंदर्यानुभूति और रसास्वादन, ये जो गुण हैं ये साहित्य की जो खास रसास्वादन, रस, ठीक है, रसास्वादन, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो कहता है कि जो बच्चा है वो क्या है, रसानुभूति बच्चे को हो और सौंदर्यानुभूति जो है वो बच्चे को कैसे हमें करवानी है, ये हम कविता के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे। दूसरा हम इसमें बात करें कि जो अर्थ ग्रहण है किसी भी चीज का, ठीक है, कोई भी काव्य किसी भी संदेश को लेकर के चाहिए है, जो जिस संदेश को वो व्यक्त करना चाहती है उसका प्रॉपर विशेष व्यक्त जो है, विशेष जो व्यक्त विचार है उसके अंदर, उसको जो है वो बच्चा अच्छी तरह से सीखे। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि विशेष विचारों से अवगत करवाना, विशेष विचारों से बच्चे को अवगत कराना, बच्चे को अवगत कराना। ठीक है, ये भी हमारा इसमें आता है, ये भी हमारा जो है वो विशिष्ट उद्देश्य के अंदर आता है। फिर हम थर्ड इसमें बात करें कि जो बच्चा है, ठीक है, जो कहते हैं कि कविता विशेष में प्रयुक्त जो काव्य शैली है, और काव्य शैली के अंदर काव्य शैली से भी अवगत कराना भी हमारी जो है वो, कवि की बहुत सारी शैली होती है स्टूडेंट्स,
काव्य शैलियों से भी बच्चे को अभिव्यक्त कराना, ये भी हमारा जो विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। काव्य शैलियों से विद्यार्थी को अवगत करवाना, से विद्यार्थी को अवगत कराना। ये भी किसमें आएगा आपके, ये भी आपके सामान्य विशिष्ट उद्देश्यों के अंदर आएगा। उसके बाद जो विद्यार्थी है उसमें क्या है, अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए बच्चे को प्रेरित करना, कि जो रचनाएं काव्य में जो वो पढ़ रहा है उसके साथ साथ क्या है, अन्य रचनाओं को भी जो है वो हम बच्चे को पढ़ाएं, ताकि बच्चे के प्रति प्रेम पैदा करें, काव्य के प्रति रुचि पैदा करें। अन्य रचनाओं को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा देखें तो और भी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे बच्चे की क्या है, सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना है, सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, ये भी जो है वो ये भी हमारा काव्य शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि बच्चे का जो जनरल नॉलेज है उसको भी हम इंक्रीज करें, क्योंकि साहित्य क्या है, साहित्य के अंदर जो ज्ञान है वो अथाह भंडार है ज्ञान का, कितना भी सीखा जाए लेकिन फिर भी जो है वो कम रहता है, क्योंकि इतना विस्तृत होता है साहित्य लिटरेचर, जो जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा मतलब कि लेंथी होता है ये, तो इसके अंदर जो ज्ञान है उसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो बच्चे को लेकिन क्या है कि जो जनरल टर्म्स है हमारी, जो सामान्य ज्ञान है, एटलीस्ट हम बच्चे को उतना तो करवाएं। तो जो बच्चे को सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना भी क्या है, इसकी जो है वो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जो है हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के यहाँ पे रसानुभूति भी लिख सकते हैं, इस वर्ड की जगह रसानुभूति भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड एक ही हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है, लेकिन आप इसको भी लिख सकते हैं। हाँ जी, हम चल रहे थे बात सामान्य ज्ञान की बात कर रहे थे कि इसके अलावा भी क्या है, जो विभिन्न शैलियां हैं या जो विभिन्न कविता के विशेष अपने शब्द होते हैं, जो छंद होते हैं, जो अलंकार है, जो विशेषताएं हैं कविता की, उन सब चीजों में जो स्पेशली कॉमन चीजें हमने बच्चे को पढ़ानी है, तो वो भी हमारा विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। चाहे वो काव्य की शैली की कोई भी टर्म्स अगर आ जाए तो उससे भी जो क्या है हमने बच्चे को अवगत कराना है, ये हमारा विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करें तो क्या है कि जो आपका सोपान की बात हम करें कि कविता शिक्षण के मुख्य सोपान कौन कौन से हैं, ठीक है, ये तो हमारा हो गया कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। रुचियों में जैसे बच्चे की रुचि भी हम बढ़ाएं, ये भी हमारा विशिष्ट उद्देश्य, और जो सामान्य उद्देश्य दोनों के अंतर्गत हम इसको शामिल करें कि बच्चे का अगर इंटरेस्ट है साहित्य के अंदर तभी वो जो है वो साहित्य को रीड आउट करेगा, पढ़ेगा, और उससे जो है उसको जो अनुभूति होगी, देखिए अनुभूति हमें तभी होती है किसी चीज की जब हम उस चीज के अंदर रुचि रखते हैं, है ना। अदरवाइज हम बिना इंटरेस्ट के अगर कविता पढ़ते भी हैं तो उसमें भी जो है वो हमें रस और जो आनंद होता है काव्य का वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, है ना। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे का जो है वो मोटिवेट हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा करें, प्रेरित बच्चे को ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि बच्चे के अंदर जो है वो रसानुभूति की भावना जो है वो महसूस करे बच्चा। अब हम इसमें बात करें थे कि कविता शिक्षण की, अब आगे हम बात करें कि कविता शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं। कविता शिक्षण के मुख्य सोपान, मुख्य सोपानों के अंदर हम कविता शिक्षण के 5 मुख्य सोपानों का जिक्र करते हैं हम, ठीक है, 5 मुख्य सोपान। पहला हमारा इसमें आ जाएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में हम क्या करेंगे कि जब भी एक अध्यापक कक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए जाता है तो जो हमारा प्री नॉलेज होता है हम उसके साथ जो एट प्रेजेंट हमने टॉपिक करवाना होता है उसको जोड़ते हैं हम, है ना, भूमिका उसकी हम बनाते हैं। तो
हम छोटे क्या है, जो अध्यापक है वो छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर सकता है, ताकि बच्चे की जो नॉलेज कितनी है उस विषय को लेकर के, उस विषय में जानकारी हासिल की जा सके। उस विषय में जैसे ही जानकारी हासिल होगी तो हम नए विषय के साथ जो है उस विषय को जोड़ेंगे। कि देखिए हम कहते हैं, हम स्टेटमेंट देते हैं कि हम आज अमुक विषय को क्लास के अंदर पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैंने स्टेटमेंट दी कि आज हम पद्य शिक्षण के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो क्या होगा कि इससे जो है वो बच्चे के संक्षिप्त परिचय देने से ही हमारा काम चल जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि बच्चे को पहले कितना आता है। दूसरा, जो 2-4 शब्द हैं हमारे, हम जिनको प्रयोग क्या है वाक्यों में जब हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे, जैसे किसी टॉपिक को डिफाइन करेंगे, तो उसी से क्या होगा, स्टूडेंट को जो है क्लियरिटी हो जाएगी कि आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं या कौन सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर जो एक इमेजिनेशन है दिमाग के अंदर, या जो एकाग्रता जिसको कहते हैं कि फोकसिंग जो है वो हो जाएगी बच्चे की, कि हाँ जी आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और पीके टेस्टिंग से हमें ये पता लग जाएगा कि हमें जो है वो उस टॉपिक की कितनी नॉलेज है ना। फिर जो कहता है कि जो आपका प्रस्तावना है वो क्या कैसी होनी चाहिए, आपकी जो प्रस्तावना आप बच्चे के सामने दे रहे हो, तो प्रस्तावना आपकी प्रेरक होनी चाहिए सबसे पहले, है ना। उसके बाद रोचक होनी चाहिए, उसके बाद जो क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो अनुकूल वातावरण का निर्माण करने वाली होना चाहिए, कि जो कक्षा के अंदर वातावरण है आपका वो अनुकूल रहे, है ना। तो अगर इस तरह का एटमोस्फेयर है और बच्चे अगर उसके साथ एकाग्रता के साथ जुड़ते हैं, तो जो हमारे शिक्षा के ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे पूरे होने के आसार रहते हैं। सेकंड, हम इसमें बात करेंगे प्रस्तुतिकरण या कविता वाचन की बात करेंगे। प्रस्तुतिकरण या वाचन, कविता वाचन भी कह सकते हैं इसको। कि जब हमने प्रस्तावना की तो उसमें हमने बता दिया कि बच्चे को परी नॉलेज कितना है, बच्चे को इस चीज का पता लग गया, लेकिन बाद में क्या है, प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण में हम जो हमारा जो लेक्चर है या जो जिस कंटेंट को हम पढ़ा रहे हैं उसको प्रस्तुत करेंगे, और बच्चे को ये समझाएंगे कि जो है हम जो पद्य है या गद्य है वो हमारी किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार का जो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम क्या उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं, और हमारी जो चीज हम पढ़ाना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी से हम उसको बताएंगे। ठीक है। इससे क्या है कि जो कविता क्या है, कहता है कि जो कविता वाचन है, कविता वाचन में कविता शिक्षण में कविता वाचन का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि कविता को जो गाना, कविता को लयबद्ध तरीके से गाना, सुर के अंदर गाना, उसका उच्चारण सही रखना, और उसमें आरोह अवरोह जैसे ऊंचा नीचा शब्दों का बोलना, है ना, गति का बोलना, गति के अकॉर्डिंग कहाँ हमने विराम लेना है, कहाँ पर हमने जो है वो जल्दी बोलना है ना। इन चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, ताकि जो कविता शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, जो रसात्मक उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें, भाव जो है वो स्पष्ट जो है वो सामने वाले के सामने आए, कि किस प्रकार की जो भाव हैं वो कविता के अंदर जो कवि है वो आपके सामने रखना चाहता है। तो क्योंकि कविता क्या है, कवि की जो अनुभूतियां हैं वो क्या है, हम बच्चा जो है वो तीव्र गति से जो है वो उसका हृदय गमन करे, है ना। इस तरह के इन्वायरमेंट हमने बनाना। फिर इससे क्या है कि कि एक उचित वातावरण का निर्माण होता है क्लास के अंदर। और जो वाचन है कविता का, उसमें से दो चीजें मुख्य रूप से, दो रूप हम उसको शामिल करते हैं। एक आपका अध्यापक के द्वारा वाचन होता है, और दूसरा जो है वो विद्यार्थी के द्वारा वाचन होता है। जो अध्यापक के द्वारा वाचन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अध्यापक का आदर्श वाचन। अध्यापक का आदर्श वाचन कहते हैं उसको। और जो बच्चे के द्वारा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विद्यार्थी द्वारा अनुकरण वाचन। विद्यार्थी द्वारा अनुकरण वाचन। की एक, जब कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा आदर्श वाचन कहलाता है। इसमें क्या है, अध्यापक को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि
सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के साथ लेक्चर को डिलीवर करना, उसके साथ साथ सही आवाज में डिलीवर करना और उसके भाव को व्यक्त करना, उसके अर्थ को व्यक्त करना, है ना। बहुत सारी चीजें जो हैं वो आदर्श वाचन के अंतर्गत आती हैं और उसके अलावा भी जो अध्यापक के गुण हैं वो भी आदर्श वाचन को करते समय वो भी सामने आते हैं बच्चे के। तो जो अध्यापक की वाचन विधि क्या कैसी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए बहुत ही, और प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या है, उसका जो खड़ा होने का तरीका है, जो पुस्तकें पढ़ने का तरीका है, अध्यापक का पढ़ाने का जो तरीका है ना, और वो भी क्या है, कविता पाठ के लिए प्रेरित जो है वो बच्चे को करें, इस प्रकार का एनवायरमेंट अध्यापक का बनाना होता है। फिर है जो कविता का आपका पाठ है वो क्या है, भावों के अनुकूल होना चाहिए। जिस प्रकार मानो कोई प्रकृति से रिलेटेड आप कविता बच्चे को पढ़ाने चाह रहे हो तो आपके जो एक्सप्रेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, है ना। तो जैसे कोई और भी आप एग्जाम्पल इसके अंदर ले सकते हो, जैसे कोई वीर रस की घटना है ना, कोई जैसे युद्धों का वर्णन वगैरह है, इस तरह से कविताओं के अंदर होती है ना। कई बार हमने कई बार क्या अक्सर ही हम पढ़ते हैं कि जो कविताएं हैं हमारी वो बहुत सारे विषयों को लेकर के होती है ना। तो कोई ओजपूर्ण कविता है तो उसका भी हमने कैसे पढ़ाना है कि वही एक्सप्रेशन हमारे उसके अंदर होनी चाहिए, वही भाव हमारे होनी चाहिए। फिर आगे इसमें है जो वाचन है हमारा उचित तालमेल के साथ, उचित लय के साथ, उचित गति के साथ, इसके साथ ही साथ उसमें जो है छंदबद्ध अगर कोई रचना है तो छंदों का भी हमने ध्यान रखना है ना। तो ये बहुत सारे गुण जो हैं, इन चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। वो भी किसमें हमने ध्यान रखना है, वो हमने अध्यापक के आदर्श वाचन के अंदर हमने ध्यान रखना है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है विद्यार्थी द्वारा अनुकरण वाचन, कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी हमेशा ही टीचर को क्या करता है, फॉलो करता है, कॉपी करता है। तो कॉपी के दौरान क्या होगा, जैसे अध्यापक पढ़ेगा बच्चा जो है वो उसी को पढ़ने का प्रयास करेगा, है ना, उसी को रिपीट करने का प्रयास करेगा। तो जो अनुकरण वाचन है वो आदर्श वाचन की कॉपी होता है, इसलिए हमारा आदर्श अगर अच्छा है तो हमारा अनुकरण वाचन भी क्या है, अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, वाचन के रूप में आती हैं। थर्डली हम इसमें अगर बात करें तो वो हमारी आती है एक इसके अंदर एक चीज और आती है, वो है विद्यार्थियों द्वारा सस्वर वाचन करना, है ना। विद्यार्थियों द्वारा क्या है, ये जो अनुकरण वाचन हो गया, इसके साथ ही साथ क्या है, सस्वर वाचन करना, कि जो वाचन किया जाए वो क्या हो, वो आपका उचित स्वर के अंदर हो, सस्वर वाचन करना। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। और फिर इसमें भी क्या है, इसमें भी आगे दो चीजें आपकी आती हैं, एक आपका इसके अंदर आता है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा आपका इसमें क्या आता है, संवेद वाचन। ये आ गया आपका व्यक्तिगत वाचन, यानी कि जो वचन व्यक्तिगत आ गया वाचन, और सेकंड आपका आ गया इसमें संवेद वाचन। कि व्यक्तिगत वाचन में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से बच्चा पढ़ता है, ठीक है, और संवेद वाचन में क्या करते हैं, बच्चे ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का भी कराते समय भी जो है वो सस्वर वाचन का हमें ध्यान रखना होता है कि व्यक्तिगत रूप से जो बच्चा करता है, पढ़ता है, अध्यापन कार्य करता है, या पूर्ण जो कविता है उसको हमने कैसे बच्चे को पढ़ानी है, उसको खंडों में बांट करानी है या उसको पूरी कविता ही पढ़ानी है। ठीक है, तो एक एक करके जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कविताओं का वाचन बच्चे से करवा सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, और संवेद वाचन में क्या है, संवेद वाचन में तो जो छोटे बच्चे में खास करके ये चीजें होती है कि वो लोग ग्रुप के अंदर होते हैं, है ना। जैसे 5-10 बच्चे, 10 बच्चे हमने ले गए, 10 बच्चों को कविता करने के लिए बोला कि हाँ जी आप कविता पाठ कीजिए, तो वो बच्चे जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो अपने अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वाचन करते हैं वहां पर, है ना। तो ये चीजें जो है इसमें भी हमने ध्यान रखनी है कि जो कविता शिक्षण है उसके मुख्य सोपानों में से जो प्रस्तुतिकरण हमारा है वो किस प्रकार रहना है। थर्ड हम इसमें बात करते हैं व्याख्या की, कि व्याख्या किस प्रकार से होनी चाहिए। व्याख्या थर्ड पॉइंट व्याख्या थर्ड पॉइंट व्याख्या। कविता जो है वो शिक्षण क्या है, इसमें जो कठिन शब्द हैं
हम उसकी व्याख्या करते हैं। कई बार कोई जो है शब्द बहुत आसान होते हैं कविताओं के अंदर, कई बार छंदों वाली रचनाएं होती हैं जिनका कि जो कुछ एक वर्ड हैं उनके अंदर कठिन होते हैं, तो वहां पर भी हमने क्या करनी है, बच्चे को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, व्याख्या करते हैं बच्चे के सामने, ठीक है, जिससे जो सही अर्थ है बच्चों की समझ में आ जाए, उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और इसमें क्या करेंगे, अध्यापक को कुछ एक बातों का ध्यान मेनली रखना पड़ता है, वो ये है कि जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बच्चों को बताए जाए। इसके साथ साथ व्याख्या के दृष्टिकोण से हम कठिन शब्दों को ना बताएं, है ना, क्योंकि व्याख्या एक अलग चीज है और कठिन शब्दों का निवारण करना एक अलग चीज है। फिर जो अन्य भाषाओं के जैसे शब्द होते हैं, जैसे ब्रज भाषा के शब्द हो गए, दूसरी भाषा जैसे अवधी भाषा के शब्द हो गए, तो उन शब्दों के भी अर्थ बच्चे को बताए जाए। आधुनिक हिंदी में हम उसको रूपांतरित करें ताकि जो है हिंदी के अंदर उनका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है ये बच्चे की समझ में आए। फिर है जो प्रतीकात्मक शब्द हैं या जो लाक्षणिक शब्द हैं, अलंकारिक शब्द हैं, उनकी भी जो विशद व्याख्या है वो अध्यापक के द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। अब ये तो था हमारा व्याख्या का थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम इसमें बात करते हैं भाव विश्लेषण और समीक्षा। भाव विश्लेषण, भाव विश्लेषण और समीक्षा। भाव विश्लेषण क्या होता है कि कविता का उद्देश्य क्या होता है, भावों को विश्लेषित करना, भावों को वो एक्सप्रेस करना, है ना, कि कविता के अंदर कौन से भाव हैं। कविता शिक्षण क्या करेगा, कविता जो भावों की अभिव्यक्ति करेगा, किस प्रकार के भाव जो है वो कविता दिए हुए हैं। और भाव विश्लेषण और समीक्षा के लिए क्या है, काव्य सौंदर्य के जो कुछ एक तत्व हैं मेन, उनके गुणों का जो है वो हमें पता होना चाहिए। पहला जिसमें हमारा आता है ध्वनि सौंदर्य, इसके अंदर पहला पॉइंट हमारा आता है ध्वनि सौंदर्य, की जो ध्वनि है वो हमारी क्या होनी चाहिए, सौंदर्यपूर्ण होनी चाहिए, ध्वनि सौंदर्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है ध्वनि सौंदर्य। आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे कि ध्वनि सौंदर्य के अंदर जो कविता जिस सुर ताल के अंदर गाई जा रही है वहां जो ध्वनि क्रिएट की जाती है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होनी चाहिए, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। सेकंड हम इसमें बात करते हैं शैली सौंदर्य की, कि शैली के अंदर भी जो सौंदर्य पाया जाता है वो भी जो है वो हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार की शैली का हम चुनाव कर रहे हैं, किस प्रकार के टॉपिक के लिए, किस प्रकार के जो विषय वस्तु है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए। फिर है कल्पना सौंदर्य, तीसरा पॉइंट हमारा इसमें आएगा कल्पना सौंदर्य। कल्पना सौंदर्य जैसे कि नाम से ही है कि जब कविता लिखता है कवि तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर उसकी कल्पनाओं का समावेश होता है। तो वो कल्पनाएं हमारी किस प्रकार की हैं, वो सौंदर्य की जो है वो किस प्रकार से उसको मेंटेन कर रही हैं या उसको व्यवस्थित कर रही हैं, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ एक पॉइंट इसमें और भी हम ऐड करते हैं, वो है हमारा विचार सौंदर्य। विचार सौंदर्य कि जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो क्या है, वो हमारे विचारों को लेकर ही है ना, कि क्या विचार, कोई कविता क्या विचार व्यक्त करना चाहती है, किस विचार को लेकर के कवि ने लिखा है। तो इन चीजों को भी जो है वो हमने किसमें रखा है, इसमें भाव विश्लेषण और समीक्षा के अंदर हमने फोर्थ पॉइंट के अंदर इसको रखा है। फिर हम इसमें बात करें थोड़ा सा रचनात्मक कार्यों की बात करें कि जो रचनात्मक कार्य है वो किस प्रकार से, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, ये तो फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम बात करें रचनात्मक कार्यों की। रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य, ठीक। रचनात्मक कार्य में क्या करेंगे, सोपान में जो वातावरण है उसको हम रचनात्मक बनाएंगे कि बच्चा जो है कुछ नया करे उस काम को, ठीक है। तो फिर बार बार क्या है, कविता का जो आदर्श वाचन जब हम करते हैं तो आदर्श वाचन भावों का विश्लेषण करने के बाद कविता को क्या है, विद्यार्थियों को कविता के जो मेन भाव हैं, जो मेन उसके अंदर विचार हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। और जो आदर्श वाचन से क्या है, अध्यापक उन्हें गहन रसानुभूति कराने में सक्षम हो जाता है। तो और उसको परखने के लिए कविता की मूल भावना से अवगत जब तक नहीं होता है तब तक क्या करना चाहिए, जब तक बच्चे का मूल भाव से अवगत हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे से क्वेश्चनिंग अध्यापक कर सकता है कि किस प्रकार से बच्चे को क्या समझ में आया।
छोटे छोटे क्वेश्चनों का निर्माण कर सकता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, जिस विषय को उन्होंने पढ़ा है। तो बच्चे जब उसका रिस्पॉन्स देते हैं तो वो क्या है, वो उनकी रचनात्मकता होती है, और उससे क्या है, विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है उस काम को करने के लिए, ताकि जो है वो मनस्थली जो भी सब स्थल हैं उनको लेकर के भी जो है वो मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनको लेकर भी अध्यापक को फोकस करना चाहिए। और कविता शिक्षण में क्या है, रचनात्मक जो कार्य है उससे मेन तात्पर्य है कि पाठ को विद्यार्थियों के सहयोग से अंत तक काव्य में बनाए रखना और काव्य में वातावरण का निर्माण करना। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही यहाँ पर कि जो वातावरण है कविता का, है ना, चाहे वो प्रकृति से रिलेटेड, मान लो मैं कोई आपको कविता पढ़ा रही हूँ तो जिस प्रकार की मान लो कोई बेल का सौंदर्य की बात हम कर रही हैं, तो उस वातावरण को कैसे हम मेंटेन करें क्लास के अंदर, कैसे हम कल्पनाएं जो है बच्चों के साथ सामने रखें, किस प्रकार का एक प्रेजेंटेशन हम बच्चे के सामने रखें कि बच्चे जो है उसके बारे में बोध कर सके, अंडरस्टैंड कर सके उस चीज को, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कविता पाठ के अंदर। तो ये देखिए, ये मैं हमने मेन 5 पॉइंट आज इसमें पढ़े हमने। जो सोपान है उसमें से हमारा पहला पॉइंट था प्रस्तावना, दूसरा इसमें था व्याख्या, तीसरा हमारा पॉइंट है व्याख्या का, दूसरा था पॉइंट प्रस्तुतिकरण का, सॉरी, जिसको हम कविता वाचन के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा है व्याख्या, चौथा पॉइंट हमारा है भाव विश्लेषण और समीक्षा, और जिसके अंदर हमने भाव विश्लेषण के अंदर भी हमने पॉइंट्स पढ़े, जो है हमने ध्वनि सौंदर्य का ध्यान रखना है, शैली सौंदर्य का हमें ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ कल्पना सौंदर्य का ध्यान रखना है, और फिर विचार सौंदर्य को भी हमें ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर जाते हुए रचनात्मक कार्य के लिए बच्चे को प्रेरित करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने पद्य शिक्षण के मुख्य जो 5 सोपान हैं ये हमने पढ़ ली हैं, हमने विशिष्ट उद्देश्य कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक चीज और हमारी रह जाती है, वो है जो हिंदी शिक्षण है हमारा, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, किन विधियों से जो है हम कविता शिक्षण बच्चे को करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो एक अन्य लेक्चर में पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, आशा करती हूँ आज का ये जो है आपको समझ आया होगा लेसन।